ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। मैं हूं आपके साथ शीतल और मैं हूं वीरेंद्र पाल सिंह। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीरेंद्र, और अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो चलिए, हमारे श्रोताओं का स्वागत है विशेष कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला, और आज के हमारा कार्यक्रम का विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्याएं और समाधान जी। और हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान, इंडिया पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली से। और जो दूसरे हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, गन्ना विशेषज्ञ, गन्ना अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरनगर। और जो तीसरे हमारे विशेषज्ञ हैं आमंत्रित डॉक्टर यतेंद्र पवार, गन्ना विभाग अध्यक्ष, इंडियन पोटाश लिमिटेड, रोहाना कला, मुजफ्फरनगर। और गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्या और समाधान, इस विषय से संबंधित अगर हमारे श्रोताओं को कोई राय जाननी है, कोई समस्या है, उन्हें कोई समाधान चाहिए, तो वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधा संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें, हमारे फोन नंबर हैं जिन पर आप बात करेंगे 2342 1081 234281, और दूसरा हमारा नंबर है 2342 1083, यानी 23421082। दिल्ली के बाहर के श्रोता हमारा दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। और कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे संचालक के पास, शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, तीनों लोगों का स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, तो जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें विषय पता है कि गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, यानी कि गन्ने की फसल आपके खेतों में खड़ी हुई है, उसमें इस समय आप क्या कुछ कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई आपकी समस्या है, चाहे उसमें बीमारी की समस्या हो, चाहे उसमें कीड़ों की समस्या हो, या बढ़वार से संबंधित कोई समस्या हो, और या आपकी फसल जिस तरीके से आप चाहते हैं कि उसकी बढ़वार हुई है या नहीं हुई है, तो कोई भी आप गन्ने से संबंधित समस्या है, तो हमारे विशेषज्ञ तैयार बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाइयों के गन्ने की फसल इस समय खड़ी है, तो उसमें क्या कुछ कृषि क्रियाएं वर्तमान में, अगर आप मानसून की बात करेंगे तो पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, और बारिश न होने की वजह से गन्ने की फसल को इस टाइम एक सिंचाई की नित आवश्यकता है। पानी हल्का लगाएं, हल्का तभी लगेगा जब आपका खेत समतल आपने करा होगा, और गन्ने को गिरने से बचाने के लिए गन्ने की जो क्रॉस बाइंडिंग वाली जो बंधाई है वो भी करना नितांत आवश्यक है। अगर आप गन्ने से गिरने को बचा ले गए तो निश्चित रूप से आप अपने उत्पादन में एक सार्थक वृद्धि कर पाएंगे, और वो भी गुणवत्ता युक्त, वो वृद्धि आपके भी हित में होगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि अभी एक हफ्ते से कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है, तो वो सिंचाई कर सकते हैं। जी जी जी। और अगर वहाँ पे कुछ बारिश हुई है, अगर उनके खेतों में नमी है जी, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और बंधाई की बात है जी, तो बंधाई से संबंधित अगर उन्होंने पहली और दूसरी तो बंधाई कर ली होगी जी, इस समय जो आप आड़ी तिरछी बंधाई की बात कर रहे हैं जी, तो उस बंधाई का क्या महत्व है, तेवतिया जी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बंधाई जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें एक बात का ध्यान रखें जी कि
जिन्होंने ट्रेंच मेथड से बुआई की है वो तो आमने सामने के पहली में तो उसी कूड़ के गन्नों को आपस में बांधेंगे, और जब तीसरी बंधाई होगी तो उसमें दोनों कूड़ों को जो कि 4-5 फुट की दूरी पे होंगे उनको आपस में मिला के दोनों कूड़ों को बांध देंगे। बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टिलर्स निकले हैं, कुछ टिलर्स छोटे होते हैं, कुछ ऊपर निकल जाते हैं जहां से बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो टिलर्स हैं उसके जून के बीच में ना आए, बंधाई के बीच में ना आए। अगर वो बंधाई के बीच में आ गए तो वो खराब हो गए बिल्कुल, उसकी उनकी वृद्धि वगैरह रुक जाएगी, बढ़वार रुक जाती है। ये तो उनको अगर छोटे हैं तो उनको अलग रहने दें, और अगर थोड़ा ऐसा बीच में आ रहा है तो या तो जूना थोड़ा नीचे कर लें या फिर ऊपर कर दें। और ये कोशिश करी जाए बांधते समय कि गन्ना तिरछा ना हो, ज्यादा खड़ा रहे, क्योंकि तिरछा होने पे उसका या तो आंखें उसकी अंकुरित हो सकती हैं और उसको गीदड़ भी खा सकते हैं अगर वो लेटा हुआ रहेगा गन्ना। तो वो सीधा जितना रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि बंधाई का समय उपयुक्त होना चाहिए, जब उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, कब हमें पहली करनी है, कब दूसरी करनी है और कब तीसरी करनी है। 2 तरह की फसल इस समय खड़ी हुई है, एक तो ऑटम प्लांटिंग है जिसकी बंधाई चल रही है, एक जो गन्ने के बाद किसान भाई बोते हैं तो अभी उसमें वृद्धि का पीरियड है, उसमें खाद और पानी समय पर लगाते रहें, घास का खरपतवार का ध्यान रखें क्योंकि बरसात में घास एकदम से हो जाती है, तो उस तरह का ध्यान किसान भाई रखें। और हमारी शुभकामनाएं किसानों को अच्छी पैदावार मिले। जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाद और पानी लगाते हैं, पानी का तो जिक्र किया, क्या खाद भी अभी लगा सकते हैं किसान भाई? जिन किसान भाइयों ने गेहूं काटने के बाद गन्ने की बुआई की होगी जी, वो निश्चित रूप से उसमें खाद के लिए अग्रसर होंगे, लेकिन अगर वहां पे नत्रजन की मात्रा को कम करके 052-32 या 34 वाला एक फर्टिलाइजर आता है जिसमें नत्रजन 0 है, अगर उसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सार्थक वृद्धि दिखाई देगी। अगर आपने यूरिया खाद का अगर क्रॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट जो आपकी फसल पे आएगा वो ये आएगा कि इस टाइम गन्ने के अंदर जो पोका बोइंग वाली बीमारी चल रही है जी, उसके जो है गोफ के ऊपर, उन पत्तियों के ऊपर अटैक होगा और वहां पे थोड़ा सा आपकी फसल प्रभावित होगी और निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी प्रभावित होगा। यानी डॉक्टर साहब कहने का मतलब, अगर हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में पोका बोइंग बीमारी से बचना चाहते हैं तो यूरिया का छिड़काव और उड़काव कुछ भी न करें जी। उसके अलावा जो आपने जिसमें 0% यूरिया होते हैं, दूसरे उर्वरक हैं जी, उसका अगर स्प्रे करेंगे जी तो फायदा होगा जी, निश्चित रूप से जी। तो स्प्रे करने का क्या तरीका है, किस तरीके से कर सकते हैं? स्प्रे करने के लिए खेत के अंदर एक नमी होनी चाहिए। किसी भी चीज का यदि आप खेत स्प्रे कर रहे हैं तो खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। नमी होने का तात्पर्य ये है कि जब नमी होगी तो उसके स्टोमेटा पत्ती के पूरे खुले होंगे, और जब पत्ती के स्टोमेटा खुले होंगे, जब जिस टाइम आप स्प्रे करेंगे तो स्टोमेटा के माध्यम से वो दवा पत्ती के अंदर जाएगी और आपको निश्चित रूप से उसका उत्पादन और उसकी ग्रोथ के ऊपर एक सार्थक वृद्धि दिखाई देगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे और भी बात करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रजीत गाँव नत्थुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तेवतिया जी, अभी जो डॉक्टर साहब पेड़ी और बुएरू दोनों की बधाई के बारे में बता देते हैं जी, तो डॉक्टर साहब से 2 सवाल हैं जी। एक तो जो छोटी है अभी बुआई जो गन्ने की फसल कटने के बाद में की गई, उसकी अभी पहली बंधाई हुई है खूड़ से खूड़ की, और जब डबल बंधाई करेंगे तो जो टिलर से बोई है भीड़ी यानी कम दूरी पे, उसकी बंधाई 2 मेढे की करें। और उसमें खास डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 0% का नाइट्रोजन होना चाहिए। उसके ऊपर चिपचिपा सा कुछ पदार्थ है जी गन्ने के ऊपर, पेड़ी उसमें पत्तों पे, और जो पेड़ी बंधाई है वो कैंची आई जो बंधाई है उसमें कितने मेढों की बंधाई करें? एक सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। जो आपने चिपचिपा सा पदार्थ बताया, क्या वो काले रंग का दिखाई दे रहा है पत्ती के ऊपर? हाँ जी, ऊपर काला काला, नीचे से सफेद है, पत्ती के नीचे सफेद है। एक्चुअल में वो आपके खेत में इस टाइम बरसात के बाद एक हॉपर आता है, डेल्फासिड हॉपर, उसका ये प्रकोप आपके गन्ने की पत्तियों के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर वो ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है तो एक दवा आती है इमिडाक्लोरपिड 17.8% की। इमिडाक्लोरपिड, ठीक है,
15 लीटर की टंकी होगी, 15 लीटर की टंकी में 5 ml उस दवा को डाल के पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिएगा। जब स्प्रे करें तो खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है वो तेवतिया जी आपको जवाब देंगे। हाँ, अभी ये भाई थोड़ा दवाई का नाम दोबारा पूछ रहे थे, आप नोट कर लें दोबारा। जी जी, इमिडाक्लोप्रिड। कर लिया सर जी। हाँ, 17.8% कंसंट्रेशन की ये आती है दवा, और इसको जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने 5 ml एक टंकी में डालिए और अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। जहाँ पे आपका दूसरी बात हो रही थी कि पेड़ी की बंधाई और बुएरू की बंधाई, देखिए बढ़वार पे बंधाई डिपेंड करती है, पेड़ी आपकी कब कटी है, उस पर की ग्रोथ कितनी है। हमारा सीधी बात ये है कि जो पहली जो आपकी बंधाई हो वो लगभग आपकी तगड़ी के बराबर, जब तगड़ी से ऊपर गन्ना मतलब पोरियां बन जाएं, वहां से बनती है वो, और उससे ऊपर वो खुली रहती है। दूसरी बंधाई उससे जो है लगभग 2 फुट ऊपर आपको करनी चाहिए, और तीसरी बंधाई में जब अच्छी तरह आपका गन्ना बढ़ जाए जब करना चाहिए। गन्ने ज्यादा झुके ना, उस तरह से आपको बंधाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, फोन कर गया है लेकिन रेडियो में आपकी आवाज सुन रहे हैं सर। तो इस तरह से बंधाई करें, और डॉक्टर साहब ने आपकी जो चिपचिपा पदार्थ है उसका को बताई दिया है, और पत्तियों पे कोशिश करें नोजल को थोड़ा नीचे से ऊपर को करके, नीचे भी ऊपर भी अच्छी तरह से पत्तियों को तर कर दें इस दवा से। डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, आपको कुछ बताइए कि जो छिड़काव करें दवा का तो उसमें क्या सावधानी रखें? देखिए, सावधानी इसमें है कि क्योंकि अब फसल की थोड़ी सी बढ़वार भी ज्यादा हो गई है, तो उसमें इस तरीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ट्रेंच वाली विधि है उसमें तो ज्यादा परेशानी होती नहीं, लेकिन जो कम दूरी की है उस पर ज्यादा परेशानी होती है। तो स्प्रे का एक तो समय आप रखें कि शाम का समय आप स्प्रे के लिए यूज करें, क्योंकि पत्ती भी लगेंगी तो चेहरे को भी ढक के रखें, क्योंकि पत्तियां इस टाइम जो होती है वो थोड़ी सी नुकीली हो जाती है, उससे चेहरा कटने का भी डर रहता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से ये सावधानी आप रखें और अपना स्प्रे करें। उसमें जो डोज आपकी रिकमेंडेड है उसको आप पूरा रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी इमिडाक्लोप्रिड जो 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 5 ml होता है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी ये दवाई आप टंकी में ऐड करें तो इसमें पहले आप अपनी जो टंकी है, जो 15 लीटर की टंकी है, उसको पहले आधा पानी से भर लें। उसके बाद में जो आपको डॉक्टर साहब ने बताई है 5 ml दवाई जो बताई है इमिडाक्लोप्रिड की, उसको डालें और उसके बाद में पूरी टंकी को पानी से पूरी भर दीजिए। उसके बाद में जब पूरी टंकी भर जाएगी उसके बाद में ही आप स्प्रे करें, उससे आपकी दवाई जो टंकी में है वो पूर्ण रूप से घुल जाएगी और उसका आपकी फसल पे उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि केमिकल उनके शरीर पे ना पड़े, कपड़े से ढक के रखें, मुंह को ढक कर रखें, आंखों पे चश्मा पहन के रखें, और छिड़काव करने के बाद में अपने हाथ अच्छी तरह से पहले साबुन से धो के और घर जाके नहा लें, और जो आपके जो टंकी है उसको भी अच्छी तरह से पानी से साफ करके रखें। जी किसान भाई, समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्याएं और समाधान। और हमारे साथ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, डॉक्टर अवधेश कुमार और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी। तीनों गन्ना के विशेषज्ञ हैं, और गन्ने की फसल में समसामयिक कार्यों से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे आप हमारे जो स्टूडियो के फ़ोन नंबर हैं उन पे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। फ़ोन नंबर 23 42 10 81 और दूसरा फ़ोन नंबर है 23 42 10 82। और दिल्ली अगर कोई आप मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो दिल्ली का STD कोड अवश्य लगा लें 011। तो डॉक्टर साहब पहले फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं जगपाल सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम किशोरती, जिला सहारनपुर से। जी जगपाल जी, क्या सवाल आया आपका? मेरा प्रश्न है, अब गन्ना बोया जाएगा नवंबर दिसंबर के में जी, इसमें बीज पेड़ी का बोया करें या आप जो बीज की उम्र के बारे में पूछ रहे हैं, देखिए कोई भी जो बीज इस्तेमाल होता है कम से कम उसकी 7 या 8 महीने की उम्र होनी चाहिए। अगर आपका गन्ना, क्योंकि जो ओटम में गन्ना बुआ होता है तो उसको भी बीज में यूज कर सकते हैं। अगर वो गन्ना नहीं है तो फिर आपको पेड़ी का गन्ना ही यूज करना पड़ेगा उसको बीज के रूप में। मतलब ये है कि प्रेफरेंस आपकी जो रहेगी वो पौधा गन्ने के लिए रहेगी। पौधा गन्ना बीज के लिए हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जो है पेड़ी को भी यूज कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब ने बताया।
नहीं जमाओ अच्छा पेड़ी का हो या बुएरू। मैंने ये कहा पौधा जो होता है बुएरू जो होता है वो 7, 8 से 10 महीने का आप बोएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसमें भी आप एक बात ध्यान रखिए, अगर ऊपर का 1/3 अगर बोएंगे गन्ना तो आपका जो अंकुरण है वो 100% होगा। देखिए जवान होती है ना आंखें, जी और जिसमें शुगर कम होती है वो आंखें बहुत ही जल्दी जमती हैं। तो जो ऊपर का गन्ना है वो जवान होती हैं आंखें, उनकी बनस्पत जो जड़ की तरफ होती हैं, जड़ की तरफ थोड़ी पुरानी हो जाती हैं आंख, खड़ी भी हो जाती है। और 1/3 ऊपर से गन्ना काटिए। और आप खड़ा गन्ना भी काट सकते हैं ऊपर से, और बाकी जो नीचे बचे उसको बाद में मील में डाल देना, उसका वजन भी कम नहीं होगा। और ऊपर से कपट के उसको और वो डाल के बीज बो सकते हैं। और ऊपर की आंखों में शुगर भी कम होती है, चीनी कम होती है, और अंकुरण के लिए चीनी कम होनी चाहिए, अंकुरण आपका ज्यादा बढ़िया होगा। उसमें मील को भी फायदा और आपको भी फायदा। मील को चीनी वाला गन्ना मिल जाएगा नीचे वाला, और आपके लिए जो बेहतर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। किसान भाई आप एक चीज और बताइए, जैसे आप अभी जो सोजी गन्ने की बुआई की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रजाति कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप? ये 38 ही है हमारे। हाँ देखो, क्योंकि अब 38 तो पुरानी वैरायटी हो गई है, उसमें उतना अभी पैदावार की क्षमता कम हो गई है, उसमें बीमारी भी ज्यादा लगती है, बीमारी भी ज्यादा लग रही है उसमें। तो उसमें अभी वैरायटी आई है एक COL के 14201, वो असोजी बुआई के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रजाति है। 14201 जी हाँ जी 14201 जी, वो सबसे उपयुक्त प्रजाति है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर असोजी गन्ना बो रहे हैं या शरदकालीन गन्ना बो रहे हैं तो उसमें ये प्रजाति अवश्य लगाएं। ये मिलेगी कहाँ से जी? ये या तो आप जो चीनी मिल पड़ती है आपकी उससे संपर्क कर लें, सोसाइटी से भी मिल जाएगा आपको बीज, या मुजफ्फरनगर जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये सोसाइटी के माध्यम से आएंगे तो ज्यादा आसानी से आपको बीज उपलब्ध हो पाएगा। और यदि आप 14201 की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से बुआई के समय आप इसमें ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल करिएगा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये आपकी भूमि को तो उपचारित करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपकी जो 14201 की जो बढ़वार है उसको भी आगे को बढ़ाएगा। और प्रजातियों का बीज बदलाव कार्यक्रम के तहत में अगर आप इसको यूज करेंगे तो एक आपको अच्छी किस्म आपको मिलेगी जिसमें आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी और साथ में रोग और कीट से मुक्त आप हो पाएंगे। जी जगपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी समस्या जो गन्ने से संबंधित थी उसका समाधान हो गया होगा। एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ फरीदपुर जिला संभल से। जी ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मतलब जो पेड़ी लगाई थी 238 की जी, वो पेड़ी गिर गई है। अब उसमें कुछ हो सकता है, उसमें कुछ ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई तरकीब है? डॉक्टर अवधेश कुमार जी। अगर आपके खेत की पेड़ी गिर गई है इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी पेड़ी की बढ़वार अच्छी रही होगी। दूसरा, या अगर बढ़वार अच्छी नहीं है तो आपने जो है उसकी बंधाई नहीं करी होगी। बंधाई तो करने वाले थे तब तक तो मतलब वो हवा तेज चल गई और वो बरसात हो गई और वो गिर गई। देखिए, अगर आपकी पेड़ी की फसल गिर गई है तो उसको जितनी जल्दी हो सकते हैं 72 घंटे से पहले आप उसको उठवा लें। अगर 72 घंटे के बाद आएंगे तो गन्ना थोड़ा सा जो उसकी टूटना शुरू हो जाएगा। हाँ, टूटना शुरू, उसके नीचे से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और वहां पे आपकी पैदावार प्रभावित हो जाएगी। साथ में उन खेत के अंदर आपका रोडेंट्स का भी अटैक, जो चूहों का आक्रमण है और गीदड़ का जो आक्रमण है वो भी बढ़ जाएगा और आपको जो वहाँ पे आर्थिक क्षति होगी। अब कहने का मतलब ये है कि मतलब जल्दी से जल्दी उसे उठा लें और बनवा दें। जी हाँ, और उठवाएं भी इत्मीनान के साथ। अगर ज्यादा जल्दबाजी में उठाएंगे तो गन्ना टूटने की भी संभावनाएं रहती। दूसरी तरफ से भी जड़ें उखड़ जाएंगी। जी। गिरा कब है? कितने दिन हो गए गिरे हुए को? अभी गिरा है मतलब 8 दिन हो गए। अरे तो 8 दिन, 72 घंटे कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब नहीं उठा सकते आप उसको, टूट जाएगा। अच्छा, 3 दिन के अंदर। अब तो उसमें मोड़ आ गया होगा, ऊपर को चल दिया होगा, मुड़ के कौन ही ले गया होगा वो तो। हाँ वो कौन ही ले रहा है, मतलब अब कुछ नहीं कर सकते। क्या? और दूसरी मतलब सवाल मेरा ये है कि मतलब जो दूसरी गन्ने का 238 है तो वो काफी बड़ा लंबा हो गया है तो उसकी एक बंधाई हो गई है, तो दूसरी बंधाई अब करवा दें उसकी? बिल्कुल करवा दो,
उसमें देरी मत करो, नहीं तो फिर ऐसे ही गलती हो जाएगी, कभी बारिश और आंधी आ गई, क्योंकि अभी सितंबर के महीने का श्योर नहीं कह सकते कि बारिश नहीं आएगी। अभी नहीं, बारिश तो आ जा रही है। अभी मानसून गया नहीं है, लेकिन बिदाई की संभावना है कि बिदाई होने वाली है। हाँ, संभावना तो देखो सितंबर लास्ट महीना होता है, और बिदाई कब हो जाए और अभी कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक्सपर्ट भी नहीं बता सकते, कभी कभी उनका भी आकलन जो गलत हो जाता है। तो आप कम से कम एक बधाई और करा दें, आप एक बधाई और दूसरी करा दें। हाँ बिल्कुल करा दी। और यूरिया भी लगा दें। ना यूरिया मत लगाइए, यूरिया ना लगाएं। ना आप यूरिया मत। अच्छा, मैं अवधेश जी विशेषज्ञ साहब एक बात बताओ जी, ये जो बोतल वाला यूरिया आ रहा है ये कुछ बढ़िया है उस वाले से, बोरी वाले से? एक्चुअल में ये नैनो यूरिया है। इस नैनो यूरिया का जो पत्ती के ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे तो ये 70 से 80% इसको पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर। यदि आप साधारण यूरिया को इस्तेमाल करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, वो 30 से 35% तक ही पत्ती ले पाती हैं, क्योंकि नैनो यूरिया का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और जितना भी एक्सेस जाएगा वो प्लांट की सेल की वैक्यूल के अंदर जाके जमा हो जाएगा और जैसे जैसे पौधे की आवश्यकता होगी वहां से वो रिलीज करता जाएगा। जी ठीक है। ओम प्रकाश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हमारा विषय जो है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्याएं और समाधान, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार, जो कि गन्ना विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर में, और साथ में डॉक्टर यतेंद्र पवार जी हैं, जो कि गन्ना विभागाध्यक्ष हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड रोहाना कला मुजफ्फरनगर में, और आप किसान भाइयों के सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। श्रोताओं को बता दें कि हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। आप सुन रहे हैं विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड और विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्याएं और समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए 3 विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे फोन नंबर वही है 23421081 और दूसरा हमारा नंबर है 23421082। जो भी श्रोता दिल्ली से बाहर मोबाइल से अगर नंबर डायल करें तो 011 दिल्ली का कोड लगाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी, अवधेश कुमार जी और यतेंद्र पवार जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई फ़ोन आते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनको लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी एक नई बीमारी आई हुई है और कई किसानों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि ये पोका बोइंग, तो ये क्या बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है? पोका बोइंग बीमारी आज की नहीं है, 1893 की ये भी बीमारी है। सबसे पहले जावा कंट्री में इसको देखा गया था। पोका शब्द सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, जैवनीज शब्द है पोका। इसका मतलब होता है चोटी का विकृत हो जाना या चोटी का कुरूप हो जाना। और कभी कभी किसान भाइयों ने खेत में देखा होगा, खास तौर से यदि हम बात करें 238 के सापेक्ष यदि बात करें जी, तो जैसे ही गन्ना जम के हटता है कभी कभी उसकी पत्तियां आपस में ऐंठी हुई दिखाई देंगी, उलझी हुई। अगर ऐसे लक्षण आपको अपने खेत के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो मान के चले गए ये पोका बोइंग का आक्रमण आपके खेत पर हो चुका है, फसल पर हो चुका है जी। कभी कभी बरसात के सीजन में जो गन्ने की गोफ की जो पत्तियां हैं उनका हरापन खत्म हो जाता है और पीलापन आ गया
और साथ में पत्तियों पे सिकुड़न सी आ रही है, खिंचाव सा पड़ रहा है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये निश्चित रूप से पोका बोइंग बीमारी से ग्रसित आपकी फसल हो चुकी है। और एक स्टेज कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि पत्तियां आड़ी। डॉक्टर साहब थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन आ गया है, लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सुरेश पाल सिंह बड़ौत बागपत से बोल रहा हूँ। केवतिया जी से पूछना है, ये गन्ने में जो घास खड़ी है नीचे, इसमें कौन सा स्प्रे करें? घास है बहुत, पेड़ी में भी और नौलख में भी। देखिए ऐसा है, एक इसमें 2-3 तरह की दवाई मिलानी पड़ती है। एक तो मैट्रीब्यूजिन है, मैट्रीब्यूजिन, और एक है ये 2,4-D। इनको आप मिला के और नीचे स्प्रे कीजिए, नीचे तो आपकी दोनों तरह की जो वीड है वो मर जाएंगे। गन्ने पे तो फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, गन्ने पे फर्क नहीं पड़े, क्योंकि गन्ने की तो पोरी बन चुकी होंगी ना नीचे। हाँ, वो तो बंद गया। वो तो जो आप बता रहे थे, जैसे मैं हमेशा मंगल की पाठशाला सुनता हूँ, जैसे आप बताते हैं उसी तरीके से बांध दिया। वो बहुत बढ़िया। तो उसमें पत्ती नीचे की तो अब तो वैसे भी सूख रही होंगी, गन्ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। बारिश हो ही जाए ना जी, रुक के, इससे ज्यादा घास हो गया। हाँ, तो ज्यादा अगर बड़ी घास हो गई है, देखो वो ऊपर से तो सूख जाएगी, नीचे कुछ देर खड़ी रहेगी, लेकिन पोषक तत्व वगैरह लेना बंद कर देगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन ये दवाई अच्छा असर जब ही करती है कि जो थोड़ी नमी हो खेत में और छोटी घास हो, उसी समय अगर स्प्रे कर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कई कंपनियां ऐसी मिली जुली दवा डिब्बे में दे रही हैं, वो आप पता कर सकते हैं अच्छी किसी दुकान पे जाके। हम यहाँ से हम भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी मजबूरी है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं। कृषि विभाग में मिल जाएगी या कंपनी की मिलेगी? कृषि विभाग से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जो गन्ना विभाग है, आपकी शुगर मिल कौन सी पड़ती है? तो मलकपुर। हाँ, तो मलकपुर में गन्ना विभाग होगा ना, वो गन्ने के लोग होंगे उस पे, वहाँ मिल पे। यहीं पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। अगर इस समय किसान भाई यदि 2,4-D या मैट्रीब्यूजिन का स्प्रे करेंगे, वर्तमान में गन्ने में पोरियां बन गई होंगी जी। खरपतवार को मारने के चक्कर में ऐसा भी होगा, कभी कभी दवा गन्ने की पोरियों पे भी पड़ती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। अगर आपने कंसंट्रेशन उस दवा का ज्यादा हो गया तो 2,4-D का हार्मोनल इफेक्ट आपके गन्ने की फसल पर परिलक्षित होने लगेगा। उसके जो लक्षण होंगे, लक्षण ऐसे होंगे, गन्ना नीचे से तिरछा हो जाएगा और जड़ें निकल आएंगी, एक आंखें जमने लगेंगी और उसमें से 50 बड निकलने लगेंगी। उसको हम स्टेम गॉल की एक बीमारी है, वो उसका 2,4-D का हार्मोनल इफेक्ट आपकी फसल के ऊपर परिलक्षित होने लगेगा। इन दवाओं का जो प्रयोग है वो जमाव बुआई के बाद और पोरी बनने से पहले यदि किसान भाई करेंगे तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपका नर्सरी का खेत है तो इस समय इस दवा का प्रयोग करने की सलाह देना उचित नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसका कंसंट्रेशन आपको सही बनाना है, उसको मतलब ज्यादातर डाइल्यूट रखें। हाँ जी। तो सुरेश पाल जी, आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जो आप पोका बोइंग के लक्षण बता रहे थे, जी, अगर मान लीजिए ये क्या कुछ ही गन्नों में होती है या क्या पूरी फसल पे अटैक होता है इसका? है क्या कि ये जो गन्ने का रोग है, इसके स्पोर्स हवा में है, एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में इसके स्पोर्स फैले हुए हैं। और खास तौर से आपको उस गन्ने की फसल में ज्यादा दिखाई देगा जो किसान भाइयों ने गेहूं काटने के बाद बोई है। गेहूं काटने के बाद उसकी सिर्फ एक वजह है, जब गेहूं काटने के बाद बोई है, 2 महीने या 3 महीने उसने लेट प्लांटिंग करी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा खाद और पानी हर उस पे देगा और लेट आवर्स तक देता रहेगा। जब लेट आवर्स तक देगा तो पौधा बढ़वार की तरफ चलेगा। जब पौधा बढ़वार की तरफ चलेगा तो वहीं पे उसकी इम्यूनिटी पावर वीक पड़ेगी और इस बीमारी का आक्रमण आपकी फसल के ऊपर निश्चित रूप से दिखाई देगा। कभी कभी ये अक्टूबर के महीने तक भी इसका बीच की गोफ की पत्तियां आपको छेद वाली दिखाई देंगी, जैसा कि कुछ फोटो कुछ किसान भाइयों ने भेजे थे मेरे। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मान लीजिए किसी खेत में पोका बोइंग बीमारी आ ही गई है जी, तो उसका कैसे निदान किया जा सकता है? उसके निदान के लिए 0.2% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 0.2 का मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन ये प्योर कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप किसी बाजार में जाएंगे तो वहां पे 50% का करीब मिलेगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो 1 लीटर पानी में 4 ग्राम के हिसाब से 15 लीटर की टंकी है 60 ग्राम। फसल बड़ी हो गई है तो प्लास्टिक के पावर स्प्रे पे आपको जाना पड़ेगा और पावर स्प्रे में 200 लीटर पानी भर के 4 ग्राम के हिसाब से 800 ग्राम दवा डालते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर सर्फ या शैम्पू डालते हैं
और आप स्प्रे कर दें। स्प्रे में वही बातें ध्यान रखनी है, खेत के अंदर थोड़ी नमी हो, और नमी होने के साथ साथ आप जो चारों तरफ को स्प्रे कर देंगे। 15 दिन के अंतराल के बाद दूसरा स्प्रे, निश्चित रूप से पौधा जो बढ़वार की तरफ चलेगा और इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, जैसे आपने सर्फ या शैम्पू का जिक्र किया है जी, तो वो किस लिए डालते हैं? वो सर्फ और शैम्पू, उसका लॉजिक सिर्फ एक है, ताकि दवा जो है पत्तियों के ऊपर चिपक जाए और उसका सर्फ पानी की भी मात्रा आपकी कम लगेगी। जब पानी की मात्रा कम लगेगी, निश्चित रूप से दवा ज्यादा खेत में आपका विस्तार होगा। ये उसका एक लॉजिक है। जी डॉक्टर साहब, और बीमारी एक रेड रॉट आती है गन्ने में जी, तो ये क्या बीमारी है? इससे हमारे किसान भाई अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं? रेड रॉट बीमारी भी वेंट वैज्ञानिक नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक हमारे किसान भाई का फोन आ गया है। हेलो सर। नमस्कार जी सर, मैं हापुड़ के पास ग्राम बहुपुर से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रपाल सिंह नाम है सर। जी चंद्रपाल जी, क्या सवाल है आपका? हमने सर गन्ना बोया 35 वैरायटी 35 जी, और उसमें नैनो का यूरिया का स्प्रे करवाया सर जी। जब छोटा था, गेहूं के बाद बोई थी ये वैरायटी। जी जी। इसमें कहने का मतलब कीड़ा वीड़ा तो कुछ नहीं है 35 में, लेकिन इसमें सर पीलापन है गन्ने में, इसमें पत्तियों का जी। गन्ने का जो है मोटापन अब आ रहा है, पहले तो हल्का पतलापन था। जी तेवतिया जी, आपके सवाल का जवाब ये बताइए चंद्रपाल जी कि आपने ये पत्तियां पीली जो है ऊपर वाली है नीचे वाली? सारे गन्ने की, ये सब नीचे से हरा है वैसा गन्ना। हाँ। पत्तियां हरी हैं, लेकिन उनका कुछ कलर पीलापन पे है। ऐसा नहीं है जैसे कि और गन्ने में हमारे में ये बोल रहा था 38, उसमें सही है कलर। देखो, इसका एक वेराइटल करेक्टर भी है, हल्का हल्का बिल्कुल काले जो आप चाहते हो ना, वो 13-235 में नहीं होता ऐसा। इसका अच्छा, थोड़ा कलर हल्का रहता है थोड़ा सा। अच्छा, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आपके खेत में जो है एक बार मिट्टी टेस्ट भी कराएं कि सारे जो पोषक तत्व होते हैं सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं है। सॉइल टेस्टिंग जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी उसमें आपको बताएंगे। उन तत्वों का ध्यान रखें। जैविक खाद का अपने खेत में इस्तेमाल करें। और इसमें 13-235 में गेहूं के बाद बोई थी आपने? हाँ सर। पॉलीहेलाइट क्या चीज है सर, ये कहाँ मिलती है? हमें आज तक इसका पता ही नहीं चला। पॉलीहेलाइट ये इंडियन पोटाश लिमिटेड का बहुत ही बेहतरीन उर्वरक है, और इसमें ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज होता है। और एक ऐसा एकमात्र ये ऑर्गेनिक उर्वरक है जिसमें 4 पोषक तत्व और भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पोटाश इसमें 13.5%, कैल्शियम 16.5%, सल्फर इसमें 18.5% और मैग्नीशियम 5%। और इतना बढ़िया रिजल्ट है इसके गन्ने में, आलू में, सब में। और इसका 2 डोज में इसको लगाइए। एक तो बोते समय डालिए नीचे, अच्छा, 1 कट्टा इसको बोते समय डालिए गन्ने में, 1 बैग जो है डालिए मिट्टी चढ़ाने से पहले खोड में डाल के, और मिट्टी चढ़ा दी। फिर आप देखिए गन्ना कितना बेहतरीन होता है। और ये इंडियन पोटाश लिमिटेड का है। किसी भी डीलर से जाके इंडियन पोटाश लिमिटेड से जो है आप लीजिए। मतलब हापुड़ में है इसकी एजेंसी सर? हाँ बिल्कुल, हापुड़ में बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है चंद्रपाल जी, फोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बलवान बोलो जी, गाँव कलरम जिला कैथल। हाँ बलवान जी, क्या सवाल है आपका? सर्दकालीन गन्ना की बिजाई कब तक, कब सही समय है जी? हाँ, इसका जो बुआई का समय है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का इसका समय है। ठीक जी। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात होती है गन्ने की बुआई के लिए टेम्परेचर। हाँ जी। तो उसका 30 डिग्री 32-33 डिग्री तक अगर तापक्रम है तो आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अगर उससे कम अगर हो जाता है आपका तो आप बुआई न करें। ठीक है, इसमें खाद जी कितना डालना है? DAP है, पोटाश है, जिंक है। अच्छा, पॉलीहेलाइट भी डालिए। हाँ जी। हाँ देखो किसान भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आप पहले तो आपका अपनी मिट्टी की जांच कराएं। पहले ये तो पता चले कि जमीन में किस किस पोषक तत्व की कमी है। सही है जी। हाँ, बाकी ये है कि जो बुआई पर आप डालते हैं, जैसे DAP है, DAP जैसे आपकी नॉर्मल है कि 12-13 किलो तो बीघे के हिसाब से बता सकते हैं। बाकी आपके यहाँ 1 किला होगा, एकड़ होगा। एकड़ है जी। हाँ, तो 13-65 तो लगभग 70 किलो के करीब आपको वो चाहिए DAP। और उसमें 10 से 12 किलो आप डाल सकते हैं, जैसे जिंक आप बता रहे थे ना कि 1 किले में। जी डॉक्टर अवधेश जी बताना अभी डॉक्टर साहब बताएंगे आप। DAP आपको डालनी है 1 किले में 70 किलोग्राम। ठीक जी डॉक्टर साहब। म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम। ठीक जी। और यूरिया आपका पड़ेगा 144 kg
पूरे सीजन के लिए है, एक बार बोते टाइम में पूरे सीजन के लिए। मतलब 3 किस्त कर दीजिए। हाँ 3 कर लो, 4 कर लो, ठीक है। हाँ ठीक जी। हाँ उससे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आखिरी जुताई से पहले 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको जिंक सल्फेट अपने खेत के अंदर डालना है। इसको खाद के साथ नहीं मिलाना है। कभी आप ये सोचो कि हम खाद के साथ मिला देंगे, खाद के साथ मिला दिया तो दिक्कत हो जाएगी, जिंक फॉस्फेट बन जाएगा, फिर आपका पौधा कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा तो पौधा उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और जी मेरा सवाल है जी। वो बीज उपचार का तरीका जी, बीज उपचार करते समय देखिए ऐसा है, आप वैरायटी कौन सी बो रहे हैं? CO 160 बोए करा जी। हाँ देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है बीज उपचार का। आप पेंडा जो काटते हैं टुकड़े, 2 आंखों के काटते हैं, सिंगल का काटते हैं? 2 के जी। चलिए 2 के काटते हैं। वैसे अगर सिंगल का काटेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। उसके मैं कारण बताऊंगा। देखिए आंख जो होती है गन्ने में अपोजिट साइड में होती है, एक इधर होगी तो दूसरी तरफ होगी। हाँ ठीक जी। अब अगर 2 का होगा तो एक नीचे जाएगी, एक ऊपर जाएगी, या दोनों बराबर में रहेंगी। अगर आंख ऊपर कोई रहेगी तो अंकुरण ज्यादा होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, जब सिंगल आप एक आंख का टुकड़ा काटेंगे तो दोनों तरफ से उसमें दबाव बराबर जाएगी। ठीक है। अगर 2 का होगा तो देखिए एक तरफ से जाएगी, वो दूसरी तरफ उसमें आंख, वो जो इंटर नोड होती है, जो गांठ होती है, उसको पार नहीं कर पाएगी कभी भी दवा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब बीज उपचार की मैं विधि बताता हूँ। देखिए एक तो फंजीसाइड लीजिए आप, और फंजीसाइड लीजिए थायोफिनेट मिथाइल, ठीक है। और दूसरा लीजिए इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड, ठीक जी, ठीक है। इनको जो है घोल बना के और इनको आधा घंटे इसमें डाल दीजिए और उसको जो है बो दीजिए। जी बिल्कुल, आप गन्ने की जब भी बिजाई करें निश्चित तौर पे गन्ने को उपचारित करके बोएं, जिससे उसमें बीमारियों जो लगती हैं उसकी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी आप आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।